नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार आज फिर से ब्रॉडर मार्केट्स के तौर पे देखा जाए तो गुलजारी आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो आज एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल भी फ्रंट लाइन इंडेक्स में एक रेंज थी और ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में थे और आज भी फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर एक रेंज है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स आज फिर खरीदारी के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को भी मिल रही है। आज बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंशुल जैन सर, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज मार्केट्स को लेकर भी और बाकी चीज़ों को लेकर भी। अरे जैन साहब, आज लोकेशन बदल गई, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, क्या हो गया? कहाँ हो आप? सर, जबलपुर के बंकर से रिपोर्टिंग सर। सब ठीक है ना? मतलब कोई आसपास ड्रोन वोन उड़ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं नहीं, तो गोला बनाने की 6 फैक्ट्री हैं, बस उन्हीं को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। नहीं नहीं, ऑल ऑल वेल। आप छुट्टी पे निकले हुए कोई बाहर? हाँ सर, घर आया था। अभी अरे पापा के ऑफिस से काम कर रहा हूँ। मतलब बता मत देना धीमे से कि जबलपुर में किस साइड पर हो, वरना मतलब भीड़ लग जाएगी बाहर। सब तरफ लड़कियां और लड़कों की एक लंबी तादाद खड़ी हो जाएगी, तो जरा देख संभल के रहना, बाहर प्रोटेक्शन के साथ निकलना बाहर। क्या लग रहा है जैन साहब, मार्केट आज बढ़िया तेजी में? मार्केट तेजी में है सर, लेकिन अभी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एज सच है नहीं, क्योंकि कल हमारा जो टारगेट था वीकली स्विंग हाई 24,857 वो टेस्ट हुआ है। कल प्रॉफिट बुकिंग थी, आज वापस ऊपर आया है, तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और वॉलेटिलिटी में क्या होता है, लॉस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अब जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसके बाद वापस से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी देखिए, सुबह ऊपर गया, अभी वापस से नीचे आ रहा है, तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी एक टारगेट अचीव करने के बाद रहती है। वो भी वीकली चार्ट पे अगर टारगेट अचीव होते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। और जब ये शनिंग आउट कंप्लीट होके वापस से एक सेट पैटर्न बन के चलना चालू करेगा, तब वापस से बाइंग देखेंगे। तो फिलहाल बहुत हद तक स्टॉक टारगेट अचीव हुए हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग देखना चाहिए। और निफ्टी बैंक जैन साहब, वहाँ क्या लग रहा है? क्योंकि आज जो सपोर्ट थोड़ा बहुत आया था वो इधर आईटी से या डाइवर्सिफाइड है। यहाँ क्या लग रहा है निफ्टी बैंक में? तो कल नीचे जाने में निफ्टी बैंक ने बचाया था। आज नीचे जाने में सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। कल मेटल और आईटी पिटे थे, मेटल और आईटी बाउंस बैक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बैंक नीचे जा रहा है। और ये टिपिकल चीज है, जब निफ्टी पे चर्निंग करनी होती है, वोलेटिलिटी आती है, एक सेक्टर ऊपर एक सेक्टर नीचे इसी तरीके से चलता है। तो कल अगर वापस से निफ्टी बैंक निफ्टी में बाउंस आता है, आईटी मेटल थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि यही 3 मेजर वेटेज रखते हैं निफ्टी में। इन्हीं 3 में चर्निंग चल रही है। सपोर्ट जोन थोड़ा सा उसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है। 54,937 मेरे साथ होल्ड होना चाहिए था, 300 पॉइंट उसके नीचे हैं। अगर ऐसे ही रहते हैं तो फिर गैप जो 54,082 पे है, इसको एक बार टेस्ट करने आ सकते हैं। बट दैट बीइंग सेड, मैं बेरिश नहीं हूं, बट यहाँ पे अभी बुलिश होने की कोई वजह नहीं है। तो बियरिश तो नहीं है, लेकिन हाँ, बुलिश होने की भी कोई खास वजह यहाँ पर नहीं है। चलिए, अब जरा कुछ गेनर लूजर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिले निफ्टी के टॉप गेनर्स में। सबसे ऊपर नाम आज अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो वो दिखाई पड़ेगा टाटा स्टील का। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद कल स्टॉक की ऊपर कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, रिएक्शन आ जाया। BEL, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, ये ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज सबसे ज़्यादा गिरावट जहां पर देखने को मिल रही है, उसमें आज थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा टाटा मोटर्स में। एशियन पेंट्स में बड़े ब्लॉक डील का असर है, सिप्ला नंबर्स का इंपैक्ट है और कोटक महिंद्रा बैंक में प्रॉफिट टेकिंग है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें कोचिन शिपयार्ड है, आदित्य बिरला कैपिटल है, मझगांव डॉक है और वारी एनर्जी है जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर कुछ नामों की बात की है जहां पर आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसमें आज प्रेशर है SRF में, एस्ट्रल में, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में, AU बैंक में जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी है, उसमें गार्डन रीच है, HBL इंजन है, रेलटेल है, FSL है जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर आज जो नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें आज प्रेशर चल रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स में, श्याम मेटेलिक्स में, इंडिया मार्ट में और आधार हाउसिंग में जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लंबे अंतराल से आप टाटा स्टील के साथ हो, टाटा स्टील के ऊपर राय नहीं दे रहे हो, लेकिन ये बात साफ कहते आ रहे हो सबको कि टाटा स्टील एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और आज टाटा स्टील ने वो चीज़ प्रूफ कर भी दी है। नंबर्स के बाद शानदार तेजी है। आप कैसे देख रहे हो अब टाटा स्टील, हिंडाल्को दोनों को? सर, टाटा स्टील रिजल्ट था, तो रिजल्ट के जस्ट पहले 151 152 की जोन में मैंने प्रॉफिट बुक की है।
अब मैं या तो डिप पे री एंट्री लूंगा या फिर कोई नया स्ट्रक्चर बनता है तब मैं री एंट्री लूंगा। तो अगेन टाटा स्टील में डिस्कस मतलब बाई सेल रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि रोज ही कुछ ना कुछ उसमें ट्रेड होता रहता है। बट दैट बीइंग सेड, मेटल स्टॉक्स में अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि तेजी खत्म हो गई है, ये मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है। तो एक बार रेजिस्टेंस के पास था और रिजल्ट था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक किया है। बट इंडाल्को आप देखिए, इंडाल्को में आज मिड पॉइंट गैप अप रिवर्सल था, तो ये एक बहुत बेहतरीन पैटर्न होता है फ्रेश बाइंग के लिए। तो हिंडाल्को बेहतरीन लग रहा है, यहाँ से बाई कर सकते हैं। ऊपर में 670 680 की जोन आते हुए दिख रही है। वेदांता में ठीक ठाक मूव बनते हुए दिख रहा है। वेदांता में पहला टारगेट आपको 460 तक का मिल जाएगा, उसके बाद 475 रुपए तक का मिल जाएगा। एनएमडीसी में भी स्लो एंड स्टडी मूव है। एक मिड कैप काउंटर, चूंकि मिड कैप नियर अबाउट एक स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं रिवर्सल का, तो एक श्याम मेटल मेरे नजर में है। जब इसमें स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट बनेगा तब प्ले करेंगे। अभी तो कंसोलिडेशन में पैटर्न बिल्डिंग में है, बट हाँ एक श्याम मेटल मेरी वॉच लिस्ट में जरूर आया है। आउटराइट बाई नहीं करना है, तो कंफर्मेशन मिलेगी तो हम बाई रिकमेंड करेंगे। तो मेटल अभी भी मेरी निगाह में हिंडाल्को, वेदांता और एनएमडीसी चल रहे हैं। श्याम मेटल में जब भी ब्रेकआउट बनेगा तो रिकमेंड करेंगे। ओके, तो हिंडाल्को, एनएमडीसी पे आप अदरवाइज नज़र रखिए, और श्याम मेटालिक्स में जब भी कभी ब्रेकआउट बनेगा तो उसके बाद आप इसके ऊपर भी अदरवाइज नज़र रख सकते हैं। अब ज़रा शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी जैन साहब से बातचीत करना चाहते हैं किसी सवाल को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर और आपकी स्क्रीन पर है, और साथ ही साथ आप ईमेल आईडी के ज़रिए या फिर आप फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है उदय चौहान साहब का। ये आपके काफ़ी प्रशंसक भी हैं। इनके पास वर्धमान होल्डिंग है, इनमें आगे एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या एंट्री करनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? वर्धमान होल्डिंग एक बार होल्ड कर सकते हैं सर। ऊपर में 4000 4250 का टारगेट मिल सकता है, बट उससे ऊपर निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चार्ट में ऊपरी स्तर से ऑलमोस्ट 5700 रुपए से नॉन स्टॉप 3000 तक करेक्ट हुआ था। तो ये उसका डेड कैट बाउंस है। 4000 और 4250 ये दो टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे आने पे एक बार दोबारा अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, हरिओम राय साहब पूछ रहे हैं कि क्या टाटा टेक्नोलॉजीज में एवरेज किया जा सकता है? 50 शेयर हैं इनके पास 656 रुपए के दाम पे। और आयरेडा, इसको लेकर क्या व्यू है आपका? तो टाटा टेक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है। मंथली चार्ट पे रिवर्सल भी है। जब रिवर्सल बन रहा था हमने रिकमेंड किया था 728 के टारगेट के साथ, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब स्ट्रक्चर अच्छा है, नए मूव के लिए 730 रुपए के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। जैसे ही 730 रुपए के ऊपर निकले, आउटराइट स्टॉक में बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में 980 990 तक का जो 50% रिट्रेसमेंट है पूरी फॉल का, उसका टारगेट बहुत आराम से मिल जाएगा। तो एनी डे टाटा टेक मेरी बुलिश वॉच लिस्ट में ऑलमोस्ट टॉप पे है। 730 निकलते ही से मैं इस स्टॉक में मोस्ट लाइकली मैं खुद अपनी पर्सनल बाइंग भी करूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है टाटा स्टील जैसा। लेकिन 730 निकलने के बाद दूसरा डेटा में आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो मूव काउंटर रहेगा, 180 तक जा सकता है। इनफैक्ट टाटा टेक को लेकर एक और फंडामेंटल ट्रिगर भी है कि इस महीने एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है, और एमएससीआई की रीबैलेंसिंग 30 तारीख को होनी है। तो 30 तारीख से पहले करीब करीब 18 लाख शेयर एमएससीआई को खरीदने हैं। एक बड़े फ्लो यहाँ पर आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो उस लिहाज से भी आप फंडामेंटली टाटा टेक के ऊपर नज़र रखिएगा। अब कुछ और शेयरों में एक सवाल आया है कि कैश है इनके पास, ये गेल और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन दोनों को आइडेंटिफाई करके बैठे हैं। क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। गेल भी ठीक ठाक रेट पे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी ठीक ठाक रेट पे है। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा 20% कैश रख लीजिएगा कि अगर कहीं यहाँ से थोड़ी सी डिप मिली तो ऐड करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बट हाँ 75% पैसा तो डिप्लॉय कर ही सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो दूसरा इनके पास नाम था वो था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, 287 के दाम पे होल्ड है। यहाँ क्या करें? रखना चाहिए सर। अभी तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो ऑल टाइम हाई के पहले तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए इसको बेचने का। एक आध दो क्वार्टर में और जैसे रिजल्ट में मोमेंटम बनेगा, स्टॉक में बढ़िया तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो मैं बहुत यहाँ पे दिक्कत मेरे को समझ आ नहीं रही। वीकली चार्ट पे भी स्ट्रक्चर अच्छा है, जिस भी दिन मोमेंटम बनेगा ऑल टाइम हाई आराम से निकाल देगा। तो संदीप जी, दोनों पे राय आपको दी गई है। पहला तो गेल में आप एंट्री कर सकते हैं और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। वर्थ होल्डिंग है ये स्टॉक।
शाहजी चौधरी साहब का एक सवाल आया है, एशियन पेंट्स के शेयर हैं इनके पास 2390 रुपए के दाम पे। आज एक ब्लॉक डील भी हुआ, रिलायंस ने अपना माल बेचा, उसमें 5% स्टेक। क्या राय है आपकी एशियन पेंट्स पे? एशियन पेंट मेरे हिसाब से अभी होल्ड करना चाहिए सर। यहाँ से 2180 और लेवल बहुत मेजर सपोर्ट है। वो टूटा हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, कि नीचे ही दिक्कत चालू होगी। प्लान मेरे को यहाँ से डिप पे बाई दिख रहा है, ऊपर में 2460 और 2594 ये दो टारगेट दिख रहे हैं। तो मैं बाई और डिप्स के ही में हूँ इस स्टॉक में। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखिए। आज का जो एक नीजक रिएक्शन है वो शुरुआती ब्लॉक डील के बाद है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर हर गिरावट में खरीदारी कर चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। कुछ और शेयरों में एक सवाल आया है केपीआईटी टेक को लेकर। अशोक मुंजल साहब का ये सवाल है, इनके पास 1315 रुपए के दाम पर खरीदारी है केपीआईटी टेक में, करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपके पास तो आप एक बार कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक बाउंस बैक दिख रहा है ऑन दी अपसाइड। 1500-1550 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। तो 1500-1550 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आपके लिए राय की बने रहिए। विकास चौहान साहब का कोचिन शिपयार्ड में निवेश है, 2800 रुपए के दाम पर इनके शेयर हैं, 70 शेयर हैं। क्या ये 3000 पहुंचेगा? पहला सवाल। दूसरा, एचएएल है 5000 रुपए के दाम पर, और अगले 3 साल में कहां तक पहुंचेगा? इन दोनों पे इनकी राय। और दोनों ही डिफेंस, वैसे तो डिफेंस पिछले 2 दिनों का बड़ा फ्लेवर है, क्या किया जाए? यहाँ पे कुछ के पास है तो एक राउंडिंग बटन बना है। एक टारगेट आपको 1923 रुपए तक मिल सकता है। 1923 अगर निकला तो टारगेट रिवाइज करेंगे। फिलहाल 1923 तक आते हुए दिख रहा है। और दूसरा एचएएल में ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ पे पहला जो अपसाइड का रेजिस्टेंस था 4720 आ गया है। अगर इसके ऊपर टिका तो 4914 ये अगला टारगेट रहेगा। 4940। तो आप 4950 के अराउंड से शेयर चल रहा है अभी। तो आप अगर बने हुए हैं तो बने रहिए दोनों स्टॉक्स में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, लेकिन लेवल्स आपको बताए गए हैं। लाइकवाइज एक अलकेश मकवाना साहब का भी सवाल है, ये बीईएल में निवेशित हैं, एग्जिट लेवल पूछ रहे हैं। यहाँ पर कहाँ एग्जिट लेवल दिख रहा है आपको जैन साहब? सर बीएल 258 के आसपास हमने डिस्कस किया था 320, और उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था कि 325-330 के ऊपर अगर क्लोज किया तो फिर 375 और 400 ये दो लेवल मिल सकते हैं। तो अब फाइनली 330 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। अब 375 एक हल्का सा रेजिस्टेंस प्रूव हो सकता है। अगर वहां पे कोई सेलिंग बनी तो हम अपडेट कर देंगे, बट अगर नहीं बनी तो 400 रुपए तक स्टॉक निकल सकता है। तो 330 के ऊपर है 370 और फिर 400 तक भी जा सकता है, लेकिन 330 के ऊपर रहना ज़रूरी है स्टॉक को। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद है, राहुल हैं अमृतसर से बातचीत करने के लिए। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका? सर एमएमटीसी पर मेरा सवाल है, फर्स्ट एंट्री कब कर सकता है? वैसे मैं सुनना चाह रहा हूँ उसको। कितना समय आप इसे दे सकते हो राहुल जी? मैं वैसे 1 साल का समय दे सकता हूँ, फ्रेश एंट्री करना चाह रहा हूँ, लेवल बता दीजिए, मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं एमएमटीसी में? हाँ जी, हाँ जी। राहुल जी, आप ये कंपनी के बारे में बाकी जानकारी लेके बैठे हो ना, कंपनी करती क्या है, क्या कामकाज है वगैरह? नहीं सर, वही मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पूछनी थी, वैसे ये ना बेटर रहेगा। ओके, जैन साहब क्या किया जाए? एमएमटीसी को ये चुन रहे हैं निवेश के लिए। फंडामेंटली तो इस कंपनी में बहुत कुछ है नहीं, 3 करोड़ का रेवेन्यू है पिछले साल का और 3 करोड़ का ही इस साल भी। सो लॉस मेकिंग कंपनी ऑपरेटिंग फ्रंट पर तो एटलीस्ट। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? तो देखिए, ट्रेडिंग करना है तो 65-70 पैसे तक का एक बाउंस दिखा है। आप ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग कर सकते हो, अच्छा दोस्त वापस रहेगा। इन्वेस्टिंग के लिहाज से ये कंपनी आपकी वॉचलिस्ट में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि धंधा ऐसा नहीं है कि कोई मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाए। जो भी पंप आया था अब उसका डंप भी आ चुका है, तो मेरे को लगा स्टॉक बहुत ज्यादा चलेगा। हाई भी कम तरह ट्रेडिंग इधर उधर अपॉर्चुनिटी देता रहता है, तो ट्रेडर्स के इंटरेस्ट में होना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो स्टॉक है ही नहीं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में बहुत कुछ है नहीं। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देखेंगे तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, 65 रुपये के आसपास तक जा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा राहुल जी कि ये कंपनी का इस साल का जो प्रॉफिट का नंबर है, इस साल का जो रेवेन्यू का नंबर है, वो महज 3 करोड़ के आसपास है।
पिछले साल का जो रेवेन्यू का नंबर था वो भी महज 3 करोड़ के आसपास था। इस साल का ऑपरेटिंग लॉस 144 करोड़ है। पिछले साल का भी ऑपरेटिंग लॉस करीब करीब 162 करोड़ रुपए के आसपास था। तो नंबर्स में पिछले 12 साल के आंकड़े मेरे सामने खुले हुए हैं और 12 में से शायद 10 साल तक कंपनी ने बहुत कोई नंबर दिया नहीं है, लगातार ऑपरेटिंग लॉस ही दिया है। सो फंडामेंटल तो इसके साथ नहीं सपोर्टिव है, लेकिन टेक्निकल अगर आप करना चाह रहे हो या ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। बट अगर कोई भी निवेश कर रहे हो ऐसी किसी कंपनी में लंबी अवधि के लिए, तो एटलीस्ट फंडामेंटल पढ़ने के बाद या समझने के बाद ही वहाँ पर आप काम कीजिएगा। इसके अलावा राजन पांडे साहब का एक सवाल आया है। पहले तो अंशुल सर आपको वो काफ़ी रिगार्ड्स भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब से अंशुल जी गुरु जी को फॉलो करना शुरू किया है उनका पोर्टफोलियो हरा हरा है, आपकी शर्ट की तरह। और अब उनके पास अदानी ग्रीन एनर्जी है 958 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? सर अदानी ग्रीन बोला आपने? जी, अदानी ग्रीन अभी एक बार 983 के आसपास चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सके हैं। 983 985 इस जोन को जब निकालेगा, जिस भी दिन निकलेगा, उसके बाद इस स्टॉक में तेजी बनेगी 1028 तक। तो एक बार चाहे तो 980 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब 985 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो री एंट्री कर लेंगे। हो सकता है उसमें अब तक 10 दिन और लग जाए, तो बेटर एक बार 980 पे प्रॉफिट बुक करके 985 पे री एंट्री की सोचिए, तब 1028 जाएगा। ओके। तो 980 पे प्रॉफिट बुक करिए, दोबारा 985 के ऊपर एंटर करिएगा और उसके बाद आगे की तेज़ी को प्ले करिएगा। लेकिन 980 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आदर्श साहब का एक सवाल आया है एंजल वन पे। इनके पास 210 शेयर हैं 2480 रुपये के दाम पे, और वेल्सपन लिविंग है 155 रुपये के दाम पे। क्या करें इन दोनों में? एंजल वन, सर देखिए एंजल वन में यहाँ पे 2550 ये लेवल का ब्रेकआउट बहुत जरूरी था। 80 पे आके खड़ा हुआ है। वॉल्यूम और सारा स्ट्रक्चर देखते हुए सर लग रहा है कि इस बार निकाल देगा। तो अगर 2550 के ऊपर सस्टेनेबल अमाउंट ये क्लोजिंग मिल जाती है, वॉल्यूम मिल जाता है, तो मान के चलिए फिर ऊपर में जो पहला ही टारगेट बनेगा वो वीकली का अगला स्विंग हाई बनेगा 3014 के आसपास। तो एंजल वन में वो अच्छा लग रहा है, एक बार चाहें तो ले सकते हैं। 3014 आना चाहिए अगर 2550 सस्टेन किया। दूसरा वेल्सपन लिविंग था ना सर? जी जी जी। इसमें थोड़ा सा फिजला होते हुए देखा है, बट 3 दिन से जो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में वॉल्यूम नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ये बार जो ब्रेकआउट पॉइंट था 141 का, इसको टेस्ट करने जाएगा। 141 टेस्ट करने के बाद जब रैली बनेगी तो प्रोबेबिलिटी 150 का चक्कर ऊपर आ सकता है। ओके, तो आपको दोनों ही स्टॉक्स को लेकर यहाँ पर एक राय दी जा चुकी है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है एस्टर डीएम को लेकर ध्रुव पाठक साहब के पास। इनके पास एस्टर डीएम है और ये वैसे भी अपना नया ऑल टाइम हाई रोज बरोज काट रहा है, और साथ साथ पेन्नार इंडस्ट्रीज। इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो पेनार इंडस्ट्री ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे 200-205 का एक रेजिस्टेंस है। प्रोबेबिलिटी कम है निकालने की, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि नहीं कर सकता। थोड़ा सा एक आध हफ्ते का समय देना चाहिए, और एक आध हफ्ते के समय में ये 200-202 के लेवल को निकाल देता है तो फिर काफी अच्छी इसमें अपसाइड बन जाएगी 230 तक के लिए। प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, तो एक आध हफ्ते का समय देना चाहिए स्टॉक को। और एस्टर डीएम इसमें जो बढ़िया ब्रेकआउट 514 515 की जोन में बना है, और वीकली चार्ट पे बना है, तो मोस्ट लाइकली 600 तक कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। अब इस स्टॉक में आपको केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गैप का लो ले लीजिए 540 रुपए का। 540 के स्टॉप लॉस तोड़ सकते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है 600 रुपए मिल सकता है। ओके। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है जेएम फाइनेंशियल को लेकर बबलू नायक साहब का। ये इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं। ये स्टॉक वैसे चलता कम है आमतौर पे, अब आप क्या राय रखते हो उस पर? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करिए। जेएम फाइनेंशियल।
सर देखिए, एंजल ब्रोकिंग चल रहा है, उसके पीछे पीछे एडलवाइज और ये सारे स्टॉक चल रहे हैं। तो अगर आपको इस सेगमेंट का फायदा ही उठाना है तो बेटर स्टॉक एंजल ब्रोकिंग का एंजल वन दिख रहा है, बट 118.78 इसका स्विंग हाई है, जी फाइनेंशियल का वहां तक जा सकता है, बट लीडर चलता है और उसके पीछे पीछे बाकी स्टॉक्स चलते हैं, तो बेटर है कि लीडर में प्ले कर लीजिए। वहां पे पैटर्न भी बहुत अच्छा बना हुआ है, वॉल्यूम पैटर्न भी बहुत अच्छा है, तो अगर इस पे इसको प्ले करना है एंजल गुड ऑप्शन। तो एंजल वन को लेकर एक राय, वह जेएम फाइनेंशियल को लेकर एक राय आपको दी गई, लेकिन हाँ वो जरा क्लोज स्टॉप लॉस साथ ही यहाँ पर आप काम कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक आया है L&T फाइनेंस को लेकर, क्या करना चाहिए इसके स्टॉक को लेकर? तो L&T फाइनेंस में बॉक्स बना था जिसका ब्रेकआउट आया है 168 रुपए में, तो ये वापस से 180 195 जो रेजिस्टेंस जोन है उसको टेस्ट करने जा रहा है, वहां पे फिर कंसोलिडेशन होगा वीकली चार्ट पे, उसके बाद कहीं ये बड़ा ब्रेकआउट देगा। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आप होल्ड करके चल सकते हैं स्टॉक को। वीर प्रताप साहब पूछ रहे हैं कि मैरिको का फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं क्या 725 रुपए के दाम पर? नहीं सर, मैरिको नीचे लग रहा है 700 रुपए तक एक डिप आ सकती है। 700 रुपए के आसपास डिप आ सकती है, उन लेवल्स के आसपास आप इसको आइडेंटिफाई करें, वहां पर एंटर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अशोक मुंजाल साहब पूछ रहे हैं कि अंशुल सर ये आलोक इंडस्ट्रीज में SIP कर सकते हैं क्या? सर देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज ने एक बार थोड़ा सा अमाउंट लेके छोड़ दीजिए और आराम से उसको पोर्टफोलियो में रखे रहने दीजिए, जब उसका मन होगा जैसे चलना होगा चल के आपको बढ़िया रिटर्न दे देगा, बट SIP वाला स्टॉक है नहीं। SIP आपको करना है तो यहाँ पे L&T फाइनेंस में कर लीजिए, वो 3-4 साल में अच्छा पैसा दे देगा। JSW में कर लीजिए, वो अच्छा पैसा दे देगा। तो रिलायंस हमेशा फ्लैगशिप कंपनी बड़ा पैसा देती है, बाकी कंपनी एक बार मोमेंटम आता है तो बढ़िया चलती हैं, तो उस मोमेंटम को छोटे कैपिटल से ले कर सकते हैं। तो आलोक इंडस्ट्री 1000 शेयर लेके पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए। ओके, तो आलोक इंडस्ट्री पोर्टफोलियो में लेकर डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, जब इसको चलना होगा चलेगा, लेकिन आप SIP के लिए कोशिश करिए हमेशा किसी बेल वेदर स्टॉक को उठाने की या सेक्टर के लीडर को उठाने की, ताकि अगर वो चलेगा तो बाकी शेयर भी चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आलोक इंडस्ट्री आपके लिए सही विकल्प नहीं होगा। आलोक, अंशुल सर की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ अंशुल सर, जरा इसकी वॉइस को लेकर कुछ काम कीजिए। डायरेक्टर साहब जरा अंशुल सर को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक जरा आप एक बारी वापस इंडेक्स के टॉप गेनर लूजर आप स्क्रीन पर लेकर आइए, कौन कौन से टॉप गेनर लूजर हैं, जरा एक बार दोबारा उन पर बातचीत कर ली जाए, क्योंकि उसमें कई सारे नाम ऐसे हैं जहां पर बात करना ज़रूरी भी था। आज निफ्टी के टॉप गेनर में टाटा स्टील का नाम तो शुमार है ही, BEL भी चली रहा है, श्रीराम फाइनेंस भी चल रहा है, हिंडाल्को भी चल रहा है, जिस पर हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। एक भाई निफ्टी के लूजर भी लेकर आइए जहाँ पर मूव है, उसमें आज एशियन पेंट्स ये बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, जहाँ पर प्रेशर आया है, खासतौर से बड़ी ब्लॉक डील के बाद 5% हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेचा है, जो कि 2020 से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। टाटा मोटर्स, जहां पे नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद थोड़ी वीकनेस है, ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी आए हैं, करीब 600-650 रुपये के टारगेट से यहाँ पर मेजरली आते हुए दिखाई पड़े हैं। सिप्ला में भी ब्रोकरेज हाउस के नोट है, हालांकि न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टांस है, लेकिन शेयर में प्रॉफिट टेकिंग है, और कोटक में भी दबाव देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज आप जरा एक बारी मिड कैप गेनर लूजर भी लेकर आए, कोचिन शिपयार्ड, नंबर्स आए रोबस्ट, और नंबर्स का इम्पैक्ट ना केवल कोचिन में बल्कि पूरे डिफेंस में भी है। माझगांव डॉक तेजी में है, कोचिन तेजी में है, आदित्य बिरला कैपिटल तेजी में है अदरवाइज नंबर्स के बाद, और वारी एनर्जी यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी तेजी नंबर्स के मद्देनजर इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर SRF, आज यहाँ पर मिड कैप में SRF जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का दूसरा दिन है लगातार, कल भी प्रेशर था और आज भी, प्लस एस्ट्रल ये भी प्रेशर में कामकाज कर रहा है पिछले 2-3 सत्रों से। सुप्रीम इंडस्ट्रीज और AU बैंक यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहाँ पर खरीदारी है उसमें गार्डन रीच तो है ही, प्लस HBL इंजन, रेलटेल, FSL यहाँ पर भी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खासतौर से जो रेलवे शेयर हैं उनके अंदर आज दोबारा स्टीम लौटते हुए दिखाई पड़ी, एक अच्छी तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। और लाइकवाइज अगर कुछ स्मॉल कैप लूजर्स की बात की जाए तो गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर आज प्रेशर है, कई दिनों की तेज़ी के बाद, ऑल टाइम हाइज हिट करने के बाद आज थोड़ी सी प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। श्याम मेटलिक्स में प्रॉब्लम है और इंडिया मार्ट इंटरमेश में दबाव देखने को मिल रहा है। आधार हाउसिंग भी बहुत हद तक दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग आपको वहाँ दिखाई पड़ेगी जहाँ पर हाल फिलहाल में बड़ी तेज़ी आ चुकी है, और फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें ईदर नंबर्स का इम्पैक्ट कह लीजिए या फिर अदरवाइज इशूज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक सवाल आया है
ख्याति त्रिवेदी जी का। ये शैले होटल को लेकर एक सवाल पूछना चाह रही हैं। 780 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और दूसरा इक्सिगो, यहाँ पर भी 160 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है। अंशुल सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो पहले तो शैले होटल 780 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। 900 सवा 900 के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है और करीब करीब 150-200 रुपये के आसपास अभी ये शेयर तेज़ी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? और दूसरा इक्सिगो, ये एक और नाम है जहाँ पे इन्होंने यानी कि ली ट्रेविस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी खरीदारी कर रखी है और इनकी खरीदारी जो है वो इन्होंने कर रखी है करीब करीब 160 रुपये के दाम पर। 167 रुपये के आसपास ये शेयर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों में करना क्या चाहिए, ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। तो अंशुल सर, आप सुन पा रहे हो क्या मुझे अभी? चलिए, अभी शायद उनसे अंशुल सर आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए, थोड़ा बेटर हुआ ऑडियो। तो एक इक्सिगो और दूसरा इनका जो सवाल था वो था शैले होटल पे, क्या करना चाहिए? शैले होटल, सर होटल स्टॉक में शैले होटल मेरे को पसंद है। 930-935 की रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर इसको निकाल लेता है तो फिर ऑल टाइम हाई आराम से पार करके 1100 रुपए तक जा सकता है। सिमिलर स्पेस में आईटीसी होटल भी मेरे को पसंद है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, अगर शैले होटल है तो होल्ड कर सकते हैं, या दोनों में से मतलब दोनों काउंटर ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी है। इक्सिगो में एक दिक्कत है कि आईपीओ लो तोड़ा था, वहीं से स्वीप मारते ऊपर भी आ गया, बट जिस हिसाब से स्वीप मारा था अब तक इस स्टॉक को आराम से 183 आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया। ये थोड़ी सी दिक्कत है कि मोमेंटम स्लो हो रहा है। तो मोस्ट लाइकली अगर एक आध 2 हफ्ते लगा के ये 180-185 आ जाता है तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो मेरी सजेशन ये है कि 2 हफ्ते आप होल्ड कीजिए। अगर आपको ये 180 के आसपास मिल जाता है तो दोबारा सवाल पूछिए, लेकिन अगर 2 हफ्ते में 180 नहीं मिलता है तो फिर मोमेंटम इसका लूज हो जाएगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो 2 हफ्ते का समय दीजिए, 180 आता है तो दोबारा सवाल पूछिए। एक सवाल डॉक्टर प्रजापति ने पूछा है, इनके पास 1 लाख रुपए हैं, ये छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, कोई स्टॉक जो आप सजेस्ट कर पाए? सर यहाँ पे तो मेरे को एशियन पेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि डिप अच्छी मिल रही है। इस डिप में जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐड करने की, ऐड कर लीजिए। ये भी वैसे ही जैसे गेल हो गया, एडा हो गया, बाकी सब हो गए, डिप में जिसने ऐड किया है मोमेंटम में उसको प्रॉफिट मिला है। तो अभी ठीक ठाक डिप मिल रही है, इसको ऐड करते चलिए। एक आध क्वार्टर के रिजल्ट जैसे ही निकलेंगे स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनेगा, तो 2594 तक के टारगेट मिलेंगे, डिप पे ऐड कीजिए। तो डिप में आप खरीदारी करना चाहते हो, एशियन पेंट सेफ भी है, लार्ज कैप भी है और अच्छा मौका भी है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा साईं प्रवीण जो कि हमारे रेगुलर दर्शक हैं, इनका एक सवाल आया है कि इनके पास टीसीएस है 3000 रुपये के दाम पर, वहाँ क्या करें? और दूसरा इन्फोसिस खरीदना चाहते हैं, यहाँ खरीदें या अवॉइड करें? तो मेरे ख्याल से टीसीएस से प्रॉफिट बुकिंग करके इन्फोसिस में चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से जब चलेगा तो पहले इन्फोसिस में ऑल टाइम हाई बनेगा, उसके बाद टीसीएस में बनेगा, और परसेंटेज रिटर्न इन्फोसिस में ज्यादा रहेगी। तो दोनों लार्ज कैप हैं, दोनों रख सकते हैं। आउट परफॉर्मेंस इन्फोसिस में मिलने की उम्मीद ज्यादा है, तो बेटर है कि इन्फोसिस कन्वर्ट कर लें। इन्फोसिस चाहे तो यहाँ बाई कर सकते हैं, डिप पे मिल जाए थोड़ा सा 30-40 रुपए तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। पहले ही राउंड में मेरे को ऊपर 1718 जाते हुए दिख रहा है, 1718 निकलता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। तो आप अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो टीसीएस से, मतलब होल्ड तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करना चाह रहे हैं टीसीएस से स्विच करके इन्फोसिस में जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए राय यही कि आप दोनों में इधर बने भी रह सकते हैं। एक सवाल आया है तरुण सागर साहब का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जैन साहब, कि क्या लंबी अवधि के निवेशकों को भी एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, पहला, और क्या लंबी अवधि के निवेशकों को भी इंटरमिटेंटली प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए? तो देखिए, मेरा हमेशा व्यू रहा है कि अगर आपको लंबी अवधि में निवेश ही करना है तो इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? 1% का एएमसी लगता है, फंड मैनेजर को पैसा दे दीजिए मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में, बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर देगा। अगर आप बाजार में आ ही रहे हैं तो 2 चीज तो आपको हमेशा एकदम याद रखना है कि पहला स्टॉप लॉस लगाना है, दूसरा बीच बीच में अगर 15-20% मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके काउंटर स्विच करते जाना है। तीसरा, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहली चीज नियम बना लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं करना है, क्योंकि अच्छा शेयर फंसा 200% रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। गलत फंस गया तो 50-60-70% गिर भी जाएगा, आपकी कैपिटल साफ कर देगा। तो लार्ज कैप में रहिए। दूसरा, लार्ज कैप कभी ऑल टाइम हाई पे बाई नहीं किए जाते हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मिड कैप स्मॉल कैप में किया जाता है। लार्ज कैप जब 25-30% गिर जाए अपने ऑल टाइम हाई से, एक्यूमुलेट करना चालू कीजिए। जब ऑल टाइम हाई आ जाए तो आपको 25-30% रिटर्न मिलेगा, बेच लीजिए, फिर उसमें री एंट्री का मौका मिल जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग
लार्ज कैप में ही करनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप करना है तो फंड मैनेजर को पैसा दे दें या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाएं जो मोमेंटम आने पे आपको सजेस्ट करता रहे। तो आपके लिए राय यही कि अगर आप लार्ज कैप में ही पहले तो ट्रेडिंग करिए और मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते तो आप किसी न किसी एएमसी को यानी कि म्यूचुअल फंड को पैसा देके वहाँ पे एसआईपी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रणनीति आपके लिए रहेगी। इसके अलावा एक और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ साहिल विश्वास साहब हैं जो कि रांची से मौजूद हैं। साहिल जी नमस्कार। साहिल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका जो सवाल था वो भारत डायनेमिक्स पर है। 1750 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 50 शेयर इनके पास है। आज डिफेंस फ्लेवर में है, क्या करना चाहिए जैन साहब? सर फ्लेवर प्रोबेबली 1-2 दिन और चलेगा, इसके बाद फिजल आउट होते हुए दिखेगा। तो आई वुड सजेस्ट ऊपरी स्तर से जो सेलिंग आ रही है एक बार या तो स्टॉप लॉस आज का लो ले लें या कल की क्लोज पे ले लें। तो 1750 1740 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हर तरह की लॉन्ग पोजीशन पे। अगर ये निकलता है तो प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी। तो 1740 ये लास्ट स्टॉप लॉस है। तो 1740 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और बने रहिए सो फार तो। लेकिन ये बात सही है कि हाँ, तेज़ी जितनी तेज़ होती है मंदी भी उतनी तेज़ी वापस आती है, तो उसको भी फॉलो करिएगा। 1740 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। मोहम्मद अजीम अहमद साहब का एक सवाल आया है। इनके पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2000 शेयर हैं 191 रुपये के दाम पे, यानी गेल के। अभी थोड़ी पहले हम बात कर भी रहे थे जैन साहब इसके बारे में कि खरीदारी तो की जा सकती है, इनकी ऑलरेडी पोजीशन है, क्या करें? सर देखिए वीकली चार्ट पे बहुत बढ़िया फ्लैग बना हुआ है गेल में। जिस भी दिन 190 रुपए के ऊपर निकलेगा वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट बन जाएगा। डेली चार्ट पे ऑलरेडी मोमेंटम दिखा रहा है कि 205 रुपए जाना है, तो उस प्रोसेस में वीकली पे भी ब्रेकआउट आ जाएगा। और इस फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई का है, इसलिए अगर ट्रेडर हैं तो 205 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर री एंट्री और प्रॉफिट बुकिंग दोनों का फिर मौका मिलेगा। बट अगर इन्वेस्टर हैं तो ये जोन है एक्यूमुलेशन की, शांति से एक्यूमुलेट करते रहिए। जिस भी दिन मोमेंटम बना टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे ही मोमेंटम बनेगा ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। तो जैसे ही मोमेंटम बनेगा ऑल टाइम हाई निकल सकता है। तो आपको यहाँ पर राय दी गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पे। एक साहा साहब का सवाल आया है आरईसी पर, करीब 318 शेयर है, 442 रुपए के दाम पर खरीदारी है। सवाल यह है कि क्या फर्दर एवरेज किया जा सकता है, आप क्या राय रखते हो? सर मेरे हिसाब से इसने अभी अपने बाइंग क्लाइमेक्स के पूरे टारगेट कंप्लीट नहीं किए हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये जब अपने बाइंग क्लाइमेक्स के पूरे टारगेट कंप्लीट करेगा 243 रुपए 68 पैसे बनता है फाइनल टारगेट। तो ये वहां तक आने की पूरी मोर देन 90% चांसेस है कि ये धीरे धीरे करके 243 आ जाएगा आरईसी पीएफसी दोनों। तो अगेन मैं वो चीज रिपीट कर दूं कि बीडीएल इसमें मैं हॉरिबली रॉन्ग रहा, ये कोचिन शिपयार्ड में मैं हॉरिबली रॉन्ग रहा, बीएससी में हॉरिबली में रॉन्ग रहा। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई बनाए, लेकिन इस चीज के साथ मैंने शुरुआत की थी 100 में से 95 स्टॉक 50 से 80% गिरते हैं, 5% स्टॉक नए ऑल टाइम हाई बना देते हैं। मैं वो 5% स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं 100% पूरे स्टॉक्स अवॉइड कर देता हूँ। 95 गिरे हुए रह जाते हैं, 5% नए ऑल टाइम हाई बना देते हैं। तो अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। मैं बाइंग क्लाइमेक्स वाली स्टॉक्स को नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि 95% में पैसा डूबता ही है। 5% जो चलते हैं वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ सारे स्टॉक्स को। इसके अलावा एक सवाल मिस्टर फनी हैंडल से आया है। ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर हैं 8,700 रुपए के दाम पे, करीब 25 क्वांटिटी है, क्या करना चाहिए इसमें? ऑरेकल फाइनेंस सर अंडर परफॉर्मर है, ये धीरे धीरे करके आपको 10,050 तक का लेवल दे देगा। अब 10,050 इसके लिए 20% हो गया। वो जब तक 20% देगा ये स्टॉक, तब तक इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा ये इससे ज्यादा रिटर्न दे चुके रहेंगे। तो जाने को 1,050 तक जा सकता है, बट इन द सेम पीरियड आपको बाकी स्टॉक ज्यादा अच्छे रिटर्न दे देंगे। तो कन्वर्ट करना है, आईटी में ही रहना है तो फिर कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर मूव ऑन करना है तो फिर इंडाल्को और वेदांता या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इन टाइप के शेयर में मूव ऑन कर सकते हैं। तो आईटी के विकल्प, आईटी में क्या करें और ओरेकल में क्या करें, और अगर कोई नया सेक्टर ढूंढ रहे हैं तो ये सारे नाम आपके ऑलरेडी बता दिए हैं जैन साहब ने। जैन साहब कुछ और सवालों में एक सवाल आया है, बहुत सारे सवाल हैं, इनफैक्ट उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जेंसॉल को एवरेज करना चाहिए क्या? 161 रुपये पे लिया है, अपर सर्किट खुला था कल इसमें, सो अब सबको होप आनी शुरू हो गई वापस जेंसॉल की रिकवरी की, आप क्या कहोगे? सर मैं ऐसे शेयर्स में जहां भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाता है मैं एकदम सिरे से दूर हो जाता हूं। जिसके पास है आप
जनरली ऐसे काउंटर में क्या होता है, लोअर सर्किट मारता जाता है, फिर बीच में खुलता है, 4 5 6 अपर सर्किट मारता है, उसके बाद फिर लोअर सर्किट मारने लगता है। तो अगर आपके पास है तो आप क्लोज प्राइस या प्रीवियसली लो का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं जब तक अपर सर्किट मार रहा है। जिस दिन रिवर्स करेगा आपको एग्जिट मिल जाएगी स्टॉप लॉस के सहारे, और फिर स्टॉक को भूल जाइए। एक बार गलती हो गई, पैसा टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा ये सबक सीख लीजिए कि जिस स्टॉक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की न्यूज आई, सबसे पहले उससे निकल जाइए। महीना 15 दिन छोड़ दीजिए, क्लैरिफाई हो जाएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगी, फिर री एंट्री का मौका मिल जाएगा। अगर ये गलत फहमी होगी तो, अगर सही निकलता है तो फिर स्टॉक खत्म ही हो जाएगा। तो आप आम तौर पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शेयरों में सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन होता है। सो अगर आप लकी रहे तो आप पैसा बना लेंगे, अदरवाइज नहीं भी बनता है। सो ज़रा देख संभल के ही यहाँ पे काम करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कुछ और दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है। सुब्रत सिंगला साहब मौजूद हैं। सिंगला साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंगला साहब, क्या सवाल है आपका? सर हमारा राजा पर सर। हमारा राजा आपने किस भाव पे ले रखा है? 1068। 1068। और कितना हाँ जी। समय आप इसे दे सकते हो? सर 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। क्या करना चाहिए जैन साहब? बीच में तो बहुत सरक गया था नीचे, वापस 1000 के आसपास आया, क्या किया जाए अब इसमें? तो देखिए, ये अगेन वो स्टॉक है जिसमें बाइंग क्लाइमेक्स 1750 के आसपास हुई थी, वहां से 50% करेक्ट कर गया। आप बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। बाउंस बैक में आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 1109 रुपए का। तो 1109 रुपए पे दोबारा सवाल पूछ लीजिए, वहां पे अगर अटका तो एग्जिट की सलाह रहेगी, अगर थोड़ा सा खींचने लगा तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। बट 1109 मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो 1109 की प्रोबेबिलिटी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक ममता सिंह जी का सवाल आया है, इनके वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे ये एक राय मांग रही हैं, करना क्या चाहिए इसमें? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एक बार होल्ड करना है सर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में ऊपर में 956 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, 956 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक आ सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा। 956 के ऊपर जब डिसाइसिवली ब्रेकआउट ले ले, 960 पकड़ लीजिए, 960 के ऊपर जब डिसाइसिवली ब्रेकआउट ले ले, री एंटर कर लीजिएगा, तब स्टॉक में और तेजी बनेगी। फिलहाल 956 दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो एक सवाल और आया है, इंटरेस्टिंग है रादर ये भी, सिद्धू कुमार साहब का। इन्होंने आपके तीनों कॉल सुन लिए, गेल, इन्फोसिस और एशियन पेंट। आप पूछ रहे हैं इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा है? सर देखिए, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, तो सेक्टर तीनों अलग अलग हैं। मेरे को यहाँ से मेटल में ऑल टाइम हाई दिख रहा है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सबसे पहले मेटल रेकमेंड करूंगा। उसके बाद मेरे को आईटी में ऑल टाइम हाई दिख रहा है, तो मैं आईटी रेकमेंड करूंगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ड्यूओपोली प्ले है, उनके नंबर सुधर रहे हैं, तो वो एक अलग ही अपनी रेस में दौड़ रहा है, तो वो अलग है। अगर आपको बेस्ट पिक करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि हम गलत पिक कर लें। तो बेटर है तीनों स्टॉक में 33% पैसा डाल दीजिए। कोई ज्यादा तेज दौड़ेगा, कोई कम, मतलब थोड़ा सा कम तेज दौड़ेगा, बट दौड़ेंगे तीनों। तो बेटर है तीनों में 33% पैसा डाल के छोड़ दीजिए। तो एक तरीका आपको बता दिया जैन साहब ने, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक मृत्युंजय विश्वास साहब का सवाल आया है, 1 से 2 हफ्ते के लिए कोई बेस्ट शेयर बताइए। सर 1 से 2 हफ्ते के मूड में मैं प्ले में इसलिए नहीं हूँ कि पहली चीज मेरा लैपटॉप बनारस में रह गया है, तो मेरे पास अभी वॉच लिस्ट बन नहीं रही है। दूसरी चीज, अभी वीकली पे टारगेट अचीव हुए हैं 24,857। तो अगर मेरे पास लैपटॉप होता भी तो मैं इस समय हाथ बहुत हद तक रोके होता। ट्रेडिंग के लिए इधर उधर ब्रेकआउट जब दिख रहे हैं तो हम सजेस्ट कर रहे हैं, बट वो छोटी छोटी मूव्स के लिए, थोड़ा 5-10% वाली मूव के लिए 2-4 दिन रुक जाएंगे तो बहुत अच्छा कुछ नया पैटर्न मिल जाएगा। तो आप अभी के लिए अवॉइड करिए, आपको केस टू केस बेसिस पे कोई अच्छा नाम मिलेगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसके अलावा आइनॉक्स इंडिया 1036 रुपये के दाम पे पुनीत शर्मा साहब ने ले रखा है, करना क्या चाहिए इसमें? सर आइनॉक्स इंडिया में थोड़ी सी तेजी है, क्योंकि पूरे आइनॉक्स ग्रुप में थोड़ी सी तेजी है। आइनॉक्स इंडिया में आपको यहाँ पे आया तो रेजिस्टेंस जोन पे है 1100 के, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले नहीं रहा है। डेली चार्ट पे एक आध दिन रुक सकता है, बट वीकली पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। खींच के 1204 रुपए तक आ सकता है ऊपर में, प्रोबेबिलिटी हाई है। एक हफ्ते का समय दीजिए, अगर ये 1110 नहीं निकला तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। अगर एक हफ्ते में 1110 के आसपास निकल गया तो फिर 1204 रुपए भी दिखा देगा। ओके, तो 1110 निकल गया तो 1204 भी आ सकता है। लाइकवाइज अबरार शेख साहब पूछ रहे हैं सुजलॉन में क्या करें? 56 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी किया है, अभी बाय किया है, सो क्या किया जाए?
सर 50 रुपए 60 पैसे स्टॉक तोड़ने तैयार ही नहीं है। वीकली चार्ट पे 3 बार बॉटम बना के फिर लो बना के ऊपर आ गया है। अब ये स्टॉक आपको आराम से 62 रुपए तक निकल जाएगा। 62 रुपए अगर निकलता है तो फिर इस स्टॉक में बनेगा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट का टारगेट होगा 70 रुपए 18 पैसे, जो वीकली पे पुराना स्विंग आई है। तो अभी होल्ड कीजिए, 62 रुपए के आसपास वॉच कीजिए। अगर सेलिंग दिखने लगी तो एग्जिट की सलाह रहेगी। बाकी मेरे को उम्मीद है कि ये 62 65 की जोन निकाल के 70 रुपए जाएगा, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, और जो 62 68 के जोन्स हैं उनको भी भाई आप ज़रूर नज़र रखिएगा। एक सवाल आया है सुहासिनी जी का, इनके पास IEX के शेयर हैं, 201 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? सर IEX में 2 दिन की टाइट रेंज से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बन रहा है, तो इमीडिएट ये जो मोमेंटम प्ले बनता है इक्विटीज में, वो मोमेंटम प्ले बन रहा है 210 के टारगेट के लिए, बल्कि खींच के 210 रुपए 57 पैसे तक जा सकता है। तो किसी को 4 5 दिन, अभी जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने पूछा था, ये स्टॉक ठीक दिखने लगा है, मेरी वॉच लिस्ट में नहीं था बट अभी ठीक दिखने लगा है, तो अगर 5 6 दिन के लिए प्ले करना है तो 192 के स्टॉप लॉस से 210 तक के लिए IEX प्ले किया जा सकता है। क्वांटिटी छोटी रखिएगा। ओके, आदर्श जी का एक सवाल आया है, इनके पास L&T फाइनेंस 170 रुपए के दाम पर है और अदानी इंटरप्राइजेस 2500 रुपए के दाम पर है, क्या करें इन दोनों में? अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 180 के पास LTF बुक कर लें, क्योंकि 180 195 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे काफी हद तक कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। अदानी एंटरप्राइज में रेजिस्टेंस है 2497, इसके आसपास आज गया था, 2481 का हाई बना, एक आध दिन में 2497 बना लेगा, बट वहां पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आई या रेजिस्टेंस मिलने लगा तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं बनी तो फिर निकालेगा 2600 रुपए तक। तो इसमें 2 से 3 दिन का समय चाहिए पैटर्न क्लियर होने के लिए। 2597 बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 2597 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इजी ट्रिप में फंस चुके हैं ठाकुर आदित्य साहब 1870 के दाम पे, क्या किया जाए? सर स्टॉक तो नहीं, मतलब चार्ट पे तो नहीं अच्छा लग रहा है, कंप्लीटली बीट एंड डाउन काउंटर है। और एक काम कर सकते हैं कि कम से कम यहाँ से वीकेंड तक का समय दीजिए, 2 3 सेशन का। अगले हफ्ते में अगर पहले दूसरे तीसरे दिन तक बाउंस बैक नहीं बनता है, एनर्जी नहीं गैदर करता है, तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये उस जंक्शन पे खड़ा है जहां अगर चलना है तो 4 5 सेशन की कंसोलिडेशन इसके लिए बहुत होगी। तो अगले ट्यूसडे या वेडनेसडे तक नहीं चला स्टॉक तो फिर एग्जिट करना चाहिए। ओके, चिराग मजीठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं पोरबंदर से बातचीत करने के लिए। चिराग जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार चिराग जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास IOB के और HFCL के शेयर है। ओके, किस भाव पे? IOB के मेरे पास करीबन 200 शेयर है और HFCL के मेरे पास करीबन 500 शेयर है, तो उसमें मैं क्या करूँ आगे? और क्या समय आप रखते हैं इन दोनों में? 1 साल तक रख सकता हूँ। 1 साल तक रख सकते हैं, तो क्या करना चाहिए जैन साहब? एक तरफ है इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा है HFCL, क्या करें इन दोनों में? सर HFCL में 88 रुपए का मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इस मोमेंटम में निकल गया तो स्टॉक में फिर 105 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि 87 के ऊपर जब क्लोज करे तो ही किसी तरह का फ्रेश मोमेंटम बनेगा, अगर बनता है तो 105 रुपए तक निकल जाएगा। IOB में इंडियन ओवरसीज बैंक में मेरे को बहुत अच्छा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर PSU बैंक इंडेक्स चला तो ये 39 90 40 की जोन तक आ सकता है। बाकी मेरे को बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। PSU बैंक में अगर रहना ही है तो कैन बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कैनरा बैंक ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप अगर आप PSU बैंकिंग में रहना चाह रहे हैं तो IOB से बेटर आपके पास एक विकल्प ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। इसके अलावा एक सवाल आया है राहुल जी का, इन्होंने कृष्णा डायग्नोस्टिक ले रखा है 700 रुपये के दाम पे। कल तेज बिकवाली थी लेकिन अपने सपोर्ट के आसपास आ गया था, क्या किया जाए इसमें? सर डायग्नोस्टिक कंपनी लगभग सारी में थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा दिख रही है। अब इसकी वजह क्यों है, ये मे भी आगे कुछ पॉलिसी वॉलिसी कुछ आने वाली होगी, क्योंकि वॉल्यूम देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन सेलिंग हो रही है इन स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एडवर्स न्यूज आई गेस मार्केट में आ सकती है। कृष्णा डायग्नोस्टिक हो, विजया डायग्नोस्टिक हो, लगभग सभी के बुलिश पैटर्न फेल हुए हैं, बुल ट्रैप बने हैं। 680 670 इसका मेजर सपोर्ट जोन है, अगर निकल गया तो फिर वीकली पे अगला जो मेजर सपोर्ट है वो 526 रुपए पे है।
तो 1 से 2 दिन 3 दिन और होल्ड कीजिए, अगर और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 670 रुपए का। इसके नीचे क्लोज किया तो क्लियर कट एग्जिट है, 526 रुपए खुलते हुए दिखेगा। तो आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है, उसको आप होल्ड करिए और उसके हिसाब से काम कीजिएगा। इसके अलावा आशीष कमल साहब आपके प्रशंसक भी हैं, आपको थैंक यू भी कह रहे हैं, ये अच्छा प्रॉफिट बना भी रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स को लेकर। अभी JSW एनर्जी इनके पास है 523 रुपए के दाम पर, यहाँ क्या करना चाहिए? JSW एनर्जी जी तो JSW एनर्जी में एक बाउंस बैक बनाने के मूड में आया है स्टॉक। वीकली पे एक छोटा सा हैमर बना है, फॉल अरेस्ट हुई है, प्रीवियस स्विंग लो पे स्वीप किया है उसको, तो टारगेट लॉजिकल जो टारगेट बनता है वो 498 और 498 निकला तो टारगेट बनेगा, एक्चुअल टारगेट 527 बनता है, 498 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो 498 के पास अगर नहीं अटका तो 527 तक निकाल देगा। 520 527 की जोन में दोबारा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, उनके इर्द गिर्द कहीं आए तो आप दोबारा एक बार को सवाल पूछ सकते हैं। आशीष पाल साहब पूछ रहे हैं कि ITC होटल यहां पर क्या करना चाहिए? ITC होटल होल्ड करना चाहिए सर। ITC होटल में अगर आप वीकली चार्ट खोलेंगे तो इससे बेहतरीन कोई पैटर्न नहीं दिखेगा इस समय बाजार में। पहले IPO जो बेस था उसको रिटेस्ट किया लास्ट वीक 180 रुपए से, 180 रुपए आके वीकली पे बड़ी रेड कैंडल थी, अगर कोई देखता तो घबरा जाता कि इतनी बड़ी रेड कैंडल है। अब मंडे को इसने क्या किया, सीधा जो कैंडल का ओपनिंग था 195 रुपए, उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, मिड पॉइंट गैप अप रिवर्सल जिसको हम कहते हैं MGR, उससे भी अच्छा सीधा ओपन के ऊपर ओपन हुआ, लगभग लो के साथ खुला और प्रीवियस वीक हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हाई लाइकली है बाजार साइडवेज या बुलिश रहा, मतलब एकदम तेजी से गिरने नहीं लगी निफ्टी, तो ये स्टॉक बहुत आराम से 224 240 निकल जाएगा। बहुत बेहतरीन पैटर्न है, 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 224 240 का टारगेट बनेगा। ओके एक जयंत जी का सवाल आया, इनके पास क्रॉम्पटन के शेयर हैं 343 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? सर क्रॉम्पटन को होल्ड कर सकते हैं, एक रेंज बनी है, रेंज निकलती है तो फिर अपसाइड बनेगी 365 रुपए तक। बाकी इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स मेरे को खराब लग रहे हैं, चाहे वो क्रॉम्पटन हो, एवेल्स हो, ब्लू स्टार हो, या एक चौथा काउंटर भी है, इन चारों ही चार्ट बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। मार्केट में मोमेंटम आया है इसलिए थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकते हैं, बट ना ट्रेडिंग ना इन्वेस्टमेंट दोनों लाइक दिख नहीं रहे हैं स्टॉक। ओके एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको लेकर क्या राय है आपकी? क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं और मल्टीपल लेवल पे खरीदारी है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग की बात कर रहे हैं, क्या करें रिलायंस में? सर देखिए, अगर लास्ट वीक का हाई स्वीप हुआ है तो अगर चाहें तो जिनके पास है एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कंसोलिडेशन मोड में जाएगा काउंटर, अगेन मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा, बट ये स्टॉक यहाँ से मोस्ट लाइकली वीकली पे 4 से 8 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद जो 1533 का टारगेट है उसको टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो मैं तो अपने पूरे स्टॉक को होल्ड करके चल रहा हूँ, जो मेरे पास रखा हुआ है 1533 के लिए, बट अगर किसी को डर लग रहा है यहाँ पे या कंसोलिडेशन 8 हफ्ते की वेट नहीं कर सकते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके इसके अलावा 2-3 सवाल और लेते हैं। एक सवाल अनिल शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए सिलीगुड़ी से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है RCF है मेरे पास में 600 139 पर। ओके और कितना समय आप दे सकते हो इसे? जितना भी 1 साल 2 साल जो भी, वो टाइम का कोई वो नहीं है। चलिए तो जैन साहब इनके पास RCF के शेयर हैं, मॉनसून की दस्तक भी शुरू हो ही गई है देश में, अब क्या किया जाए? सर आज ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स पिछले में 2 हफ्ते 3 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आपको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। मदार फर्टिलाइजर RCF 2 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, RCF मेरी टॉप पिक है, इसमें भी वीकली चार्ट पे MGR है, मिड पॉइंट गैप अप रिवर्सल, जिसका पहला टारगेट बनता है 176 रुपए 40 पैसे। जिसके पास है होल्ड कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी देख सकते हैं, 176 रुपए 40 पैसा ये टारगेट बनेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है AKS हैंडल से, इनके पास अदानी टोटाल के शेयर हैं 594 रुपए के दाम पर और IOC है 122 रुपए के दाम पर। इनका ये पूछ रहे हैं क्या इनको ये बने रहें या अपना जो मुनाफा से लेकर निकल जाए? सर अदानी टोटल गैस में 665 684 ये रेजिस्टेंस जोन डेवलप हो रही है, अगर ये जोन अटकी तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर नहीं अटकी तो सीधा 699 का टारगेट खुलेगा। तो मेरे ख्याल से कम 666 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं,
वहां पे अगर सेलिंग बनी तो फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो एविडेंस की जरूरत है, 666 पहुंचने पे पता चलेगा क्या बनता है। बट अगर इन्वेस्टिंग की पोजीशन है तो फिर आपके लिए 781 का टारगेट बनता है। ओके, आईओसी में अब थोड़ा सा साइडवेज डेवलप होते हुए दिखेगा, तो अभी ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों के लिए मोमेंटम नहीं है, नया मोमेंटम 150 के ऊपर बनेगा। आईओसी पे लोकेश कुमार साहब का भी सवाल था, लेकिन वो आपका जवाब दे ही दिया है। टाटा स्टील में एंट्री कहाँ करनी चाहिए? अभी कुछ समय छोड़ देना चाहिए सर। अभी तो अपना रेजिस्टेंस जोन पे आया है और वर्टिकली ऊपर आया है, डेली मूविंग एवरेजेस से दूर है, तो अभी तो कंसोलिडेट करेगा काफी समय तक, उसके बाद कुछ मूव बनेगी। तो जब भी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा वापस इसको डिस्कशन में ले आएंगे। ओके, आज रेमंड का शेयर आधा हो गया है। मंजू जी, इसमें एक एडजस्टमेंट हुआ है, रेमंड में 1:1 का एडजस्टमेंट हुआ है। इनकी एक आर्म को डीमर्ज किया है, जिसकी वजह से आपको शेयर का दाम इतना कम दिख रहा है। लेकिन रेमंड में अदरवाइज कैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो? सर अभी तक तो जो स्ट्रक्चर बना था, मतलब कल तक जब अभी जो भी चार्ट एडजस्ट नहीं हुआ है, पर जिस टाइप का स्ट्रक्चर बना था, एक बार 17,500-1800 रुपए जाने की गुंजाइश रख रहा था स्टॉक। तो पोस्ट एडजस्टमेंट क्या रेट बनता है ये तो कल चार्ट जब सही हो जाएगा तब पता चलेगा। बट हाँ, कुछ हद तक तेजी है स्टॉक में भी। एक और बिरला सॉफ्ट के ऊपर राय रावत साहब पूछ रहे हैं कि करीब 526 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? तो बिरला सॉफ्ट मेरे को याद है मनी 9 पे जब से मैंने शुरुआत की है 750 रुपए से मैं मना कर रहा हूँ कि स्टॉक को आपको छेड़ना नहीं है। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, बहुत हाई लाइकली है कि स्टॉक नीचे में 330 और 330 निकलता है तो 243 तक जा सकता है। तो ये इमीडिएट आके 331 का लो बना है जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था। अब मंथली चार्ट पे हैमर बना है तो एक फुल बैक आपको 480-500 की जोन तक आ सकती है, बट अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। रैलीज पे एग्जिट करके अगर आईटी में ही रहना है तो लार्ज कैप में शिफ्ट कीजिए।